Dear students, I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal lyric, ode and sonnet in the same video. So let us see what are these. Poetry. First of all, you should know that there are two types of poetry, subjective and objective. And subjective poetry is what? It's the product of poet's own inspiration, thoughts, feelings and experiences full of happiness and sorrows. सब्जेक्टिव पोइट्री जो होती है वो क्या होती है कि ये कवि के अपने दिमाग की उपज होती है, यह कहीं से प्रेरणा खुद लेता है, इसकी अपनी सोच होती है, इसकी भावनाएं, अनुभव, ठीक है, जिसमें खुशियां और गम दोनों होते हैं. हिज पर्सनल और इंडिविजुअल इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस आर देयर. यानी कवि की व्यक्तिगत, ठीक है, भावनाएं उसमें होती हैं, अनुभव उसमें होते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है सो दिस इज द पोइट्री ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन की कविता इसे हम लोग कह सकते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ पोइट्री एंड दैट इज द पोइट्री ऑफ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री. द पोएट एक्सप्रेसेस द आउटसाइड वर्ल्ड. इसमें अब अपनी बात नहीं करता कवि बल्कि पूरी दुनिया की बातें करता है. एंड इट लैक्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द पोएट. और कवि की इंडिविजुअलिटी इसमें दिखाई नहीं पड़ती है, यानी व्यक्तिगत चीजों को आप नहीं देखेंगे कवि के. सो लिरिक इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. लिरिक इज कंसिडर्ड द मोस्ट सब्जेक्टिव पोएट्री. ओरिजिनली द वर्ड लिरिक वॉज यूज्ड फॉर पोएट्री मीन टू बी संग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लायर. With the passage of time, the word lyric came to signify short musical poem. Lyric क्या है? एक subjective poetry है. Originally, the word lyric was used for poetry meant to be sung on a musical instrument called lyre. यानी यह मुख्यतः एक गाई जाने वाली कविता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गाई जाती है और जिसे हम लायर कहते हैं, यानी वीणा पे इसको गाया जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलते हुए क्षणों में, द वर्ड लिरिक केम टू सिग्निफाई शॉर्ट म्यूजिकल पोएम. ये अपने आप को प्रस्तुत किया एक म्यूजिकल पोएम के रूप में. सो लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम टू बी संग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके. वैरायटी एंड रेंज. लिरिक की वैरायटी और रेंज क्या है? तो लिरिक्स ऑफ लव, पैट्रियोटिज्म, नेचर, रिलीजियस वर्शिप एंड सो ऑन. इसमें आपको प्रेम, देशभक्ति, प्रकृति, धर्म और पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों पर भी ये लिखी जाती है. द लिरिकल पोइट्री डील्स विथ ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. सारे प्रकार की भावनाओं को आप इसमें देख सकते हैं. द रिफ्लेक्टिव लिरिक, एक रिफ्लेक्टिव लिरिक जिसको कह सकते हैं, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन. इस यानी जो फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड, दार्शनिकता के ऊपर बेस्ड चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं. ऑरिजिन कहाँ से हुई इसकी? ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, यानी 16th सेंचुरी के दौरान इसका ऑरिजिन हुआ. सेपरेटेड फ्रॉम सॉन्ग. पहले सॉन्ग और लिरिक एक ही कहलाते थे लेकिन ये अलग हो गया, ठीक है. और इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट काइंड, और यह एक आज़ाद प्रकार, एक यानी कि डिफरेंट प्रकार के रूप में ये सामने आई कविता. ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम मेटाफिजिकल काइंड ड्यू टू इंटेलेक्चुअलाइज्ड इमोशन. पहले मेटाफिजिकल काइंड ऑफ जो पोएट हुआ करते थे, यानी जो धर्म के चीज़ों को लिखते थे, उनसे ये अलग हो गया क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी डाल दी, यानी कि बौद्धिकता, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें. इसी कारण इसको अलग कर दिया गया. ये खुद ब खुद अलग भी हो गया. प्रैक्टिस ड्यूरिंग रोमांटिक, विक्टोरियन एंड प्री रेफेलाइट एज. ये रोमांटिक एज में भी, विक्टोरियन एज में भी और प्री रेफेलाइट एज में भी इसका प्रैक्टिस किया गया, लिखा गया इसको. इसके खास पोइट्स जो हैं वो W.B. ईट्स हैं, वॉल्टर डिलामेयर हैं, जॉन ड्रिंकवाटर हैं, W.H. डेव्स हैं, जॉन मेशफील्ड हैं. तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अबाउट द ओरिजिन. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिरिक? लिरिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं? इट मस्ट हैव जेन्युइन एंड वर्दी फीलिंग्स. इसमें वर्दी और जेन्युइन फीलिंग्स होते हैं, यानी योग्य भावनाएं. इट हैज़ सिंसियरिटी, बहुत ही सिंसियर होकर लिखा जाता है. द लैंग्वेज एंड इमेजरी मस्ट हैव ब्यूटी, विविडनेस, हार्मनी विथ अट्रैक्शन एंड प्रोप्राइटी. इसके जो चीज़ें खास हैं वो क्या क्या हैं? इसका लैंग्वेज जो होता है सिंपल होता है, इमेजरी इसमें होती है, सुंदरता होती है, विविडनेस, क्लियर कह दिया जाता है चीज़ों को, हार्मनी होती है,
एंड अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। इट एक्सप्रेसेस सिंगल मूड और इमोशंस विथ फीलिंग्स, इसमें सिंगल मूड को दिखाया जाता है। जब एक मूड की बात की जाएगी तो उसी समय सिंगल मूड पर ही ये पूरी कविता होगी, और इसकी भावनाएं जो हैं और फीलिंग्स जो हैं वो सिंगल मूड को ही डील करते हैं। पर्सनैलिटी इज द इसेंस ऑफ लिरिकल पोइट्री, पर्सनैलिटी भी इसका इसेंस होता है, इसकी खासियत होती है। सम लिरिकल पोइट्री हैज़ कम्युनल कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स इसके जो होते हैं वो कम्युनल यानी सामुदायिक हो सकते हैं। सम आर मेडिटेटिव, फिलोसफिक एंड थॉटफुल, कुछ इसमें से जो चिंतन प्रिय, जो चिंतन करते हैं, फिलोसफिक दार्शनिक, और थॉटफुल दार्शनिकता से भरे हुए और बहुत ही सोचनीय चीज़ें, उनके ऊपर ये चीज़ें लिखी जाती हैं, लिरिक्स लिखी जाती हैं। What are some more features? The language is simple, effective and direct. भाषा जो होती है वो सिंपल होती है, बहुत प्रभावशाली होती है, सीधे सीधे कही जाने वाली भाषा होती है। It is musical in nature and verbal music, इसका नेचर जो है म्यूजिकल होता है और वर्बल म्यूजिक इसमें देखने को मिलेगा। It is very appealing in tone, इसका जो टोन होता है बहुत ही अपील करता है, बहुत प्रभावशाली होता है। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग, ठीक है, हृदय को छू लेने वाला। It has intensity of emotions which comes out from the heart and touches the heart of the readers. ये क्या होता है कि इसमें बहुत ही गंभीरता होती है, बहुत गहराई होती है और भावनाओं की चीज़ों के कारण यह हमारे हृदय से निकलती है और हृदय को छूती है, यानी पाठकों के हृदय को छूती है। It is spontaneous and effortless in its nature and unpremeditated art. यह एक स्वच्छंद चलने वाली कविता है, इसमें एफर्टलेसनेस है, यानी आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ेगी, यानी किसी प्रयास के बाद लिखा गया ऐसा नहीं होगा। इट्स नेचर एंड, और इसकी जो नेचर होती है ये एफर्टलेस होती है, एंड अनप्रीमेडिटेटेड, यानी पहले से सोचा हुआ ये आर्ट नहीं है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ लिरिक। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ओड। डेफिनेशन क्या है ओड का? द ओड इज अ काइंड ऑफ अ लिरिक, ओड भी एक प्रकार की लिरिक है। डिफाइंड एज रिदमेटिक लिरिक, इसे डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें रिदम देखने को मिलेगा, यानी ताल, ठीक है। ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, किसी को संकेत करके लिखा हुआ, किसी की तरफ इशारा करते हुए। जनरली डिग्निफाइड और एग्जेम्प्टेड इन सब्जेक्ट, खास प्रकार का, शानदार प्रकार का इसका विषय होगा, इसकी भावनाएं होंगी और इसका स्टाइल भी होता है। अकॉर्डिंग टू एडमंड गूज के अनुसार ओड एज एनी स्ट्रेन ऑफ एंथुजियास्टिक और एक्सल्टेड लिरिकल वर्ड्स, यह एक प्रकार से खास प्रकार का छना हुआ, उत्साही करने वाला, यानी उत्साहित करने वाली कविता होती है, ठीक है। डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पर्पस, किसी खास उद्देश्य से लिखा हुआ। डीलिंग प्रोग्रेसिवली, जो कि डील करेगा प्रोग्रेसिव थॉट को, विद डिग्निफाइड थीम, यानी इसमें जो थीम होगा वो बहुत खास होगी। ओरिजिन कहां से हुआ? इसकी ओरिजिन जो है वो ग्रीक से मानी जाती है, और ग्रीक वर्ड मीन्स सॉन्ग, यानी ओड का मतलब क्या हुआ? सॉन्ग। ग्रीक्स सैंग विद द लायर विद द एक्कम्पनीमेंट ऑफ डांस, यानी इसे गाकर और डांस के साथ परफॉर्म किया जाता है, यानी जब यह ओड गाया जाता है तो डांस के साथ होता है, ठीक है। पिंडार द फादर ऑफ ओड, पिंडार को कहा जाता है फादर ऑफ ओड। रोमन पोएट होरास प्रैक्टिस्ड एंड मॉडिफाइड इट, जो होरास जो रोमन एक पोएट था उसने इसको प्रैक्टिस भी किया और इसको और मॉडिफाई किया। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? फॉर्म ऑफ एड्रेस है, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भाववाचक संज्ञा को लेकर, यानी भावना को लेकर, भाव को लेकर लिखी जाती है इसको, इस कविता को। लिरिकल इंटेंसिटी, इसमें संगीत तो होता ही है, गीत भी होता है, और इसमें गंभीरता होती है। फुल ऑफ इमोशंस, भावनाएं होती है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो इसमें प्रवाह होता है स्वच्छंद, और भावनाएं इसमें उमड़ कर आती हैं। थॉट लॉजिकल एंड डायरेक्ट, इसकी जो थॉट होती है वो लॉजिकल होती है, डायरेक्ट सीधे सीधे कहने वाली। थीम क्या है? डिग्निफाइड है, हाईली सीरियस, बहुत गंभीर। फुल डेवलपमेंट, और थीम जो है वो पूर्ण विकास के साथ, इसका जो कह सकते हैं फुल फ्लेज्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको। स्टाइल जो होता है वो डिग्निफाइड होता है, इसकी साइज लॉन्ग होती है, मीटर कभी रेगुलर होता है कभी इरेगुलर होता है। ये जो व्याख्या करता है, इलोबोरेट्स कम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट थीम विथ ग्रैंड क्वालिटी ऑफ पोइटिकल ओरेशन,
और जब लोग इसको व्याख्या करते हैं इसकी, तो बहुत ही इसमें कम्प्लेक्सिटी भी दिखाई पड़ेगी, कभी कभी बहुत सूक्ष्मता भी होती है, इंट्रिकेसीज होती हैं, और इसके थीम में आप देखेंगे कि बहुत ग्रैंड क्वालिटी होता है, और पोइटिकल ओरेशन जो होता है इसका, यानी जब इसको गाया जाता है तो आप इसको बहुत ही डिफरेंट पाएंगे. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. इट हैज़ टू काइंड्स. फर्स्ट इज द पिंडारिक ओड एंड द सेकेंड इज द होरेशियन ओड. द पिंडारिक ओड, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा? क्योंकि पिंडार ने इसकी शुरुआत की थी. ही वॉज द पायनियर. इट्स नेम ड्यू टू इट्स पायनियर, अ ग्रीक पोइट ऑफ 6th and 5th BC. ये 6ठे और 5वें ईसा पूर्व की कविता है. ऑल्सो कॉल्ड कोरिकोड, इसे कोरिकोड भी कहा जाता है. इट वॉज रिटेन टू सेलिब्रेट विक्ट्री. जब किसी की जीत होती थी तो उसके ऊपर इसे लिखा जाता था. सो ऑल्सो कॉल्ड ट्रायम्फल ओड. इन्हें जीत वाली ओड भी कहते हैं हम लोग, विजय गीत भी कह सकते हैं. ग्रुप इज कॉल्ड ट्रायड्स. जो गाने वाले ग्रुप होते थे उनको हम ट्रायड्स कहते हैं. इसके बेसिकली 3 स्टैंजाज होते हैं जिसका यूज किया जाता है, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड इपोड. चूंकि फिक्स्ड स्टैंजा पैटर्न होता है तो ये रिदमिकल भी होता है, यानी ताल मिलेगा इसमें. मेट्रिकल फ्रीडम, यानी इसमें मीटर की कोई बंदिश नहीं होती है, आज़ादी होती है. एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं ओड टू सिसिलिया, अलेक्जेंडर्स फीस्ट बाय जॉन ड्राइडन. ये दोनों ओड्स जो है वो जॉन ड्राइडन ने लिखा है. द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड बाय टॉमस ग्रे, ओड टू लिबर्टी बाय पीबी शेली, और भी बहुत सारे ओड्स हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट काइंड, द होरेशियन ओड. तो होरेशियन क्यों नाम पड़ा होरेशियन ओड? क्योंकि पायनियर होरेस ने, जो कि लैटिन पोइट थे, उन्होंने इसको लिखा है. इसमें नंबर ऑफ स्टैंजाज होते हैं, यानी स्टैंजा की संख्या ज़्यादा होती है. लेस रेगुलर मेट्रिकल स्ट्रक्चर, मे बी राइम्ड और अनराइम्ड. तो राइम्ड और अनराइम्ड क्या होता है? जब आपकी राइमिंग मिलेगी, यानी टोन एक दूसरे से मिलेगा, जैसे क्लास, ग्लास, आवाज मिल रही है, टोन मिल रहा है, तो इस तरीके से रहेगा तो समझेंगे कि वो राइम्ड है. और जब ये नहीं मिलेगा, जैसे क्लास के बाद दूसरा वर्ड आ गया प्ले, तो दोनों मिल तो नहीं रहा है, तो इसको हम कहेंगे अनराइम्ड. ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल ओड्स. होरेशियन ओड्स को हम लोग पर्सनल ओड्स भी कहते हैं. वी हैव सम एग्जांपल्स. ओड टू सिंप्लिसिटी बाय कॉलिंस, ओड टू ड्यूटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ओड टू द वेस्ट विंड. ये जो है पीबी शेली की जो ये कविता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कविता मानी जाती है. ओड टू नाइटिंगेल बहुत ही इमोशनल पोएम है, अ काइंड ऑफ ओड है. आप इसे पढ़ेंगे तो सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सोनेट. ओके, सोनेट क्या है? सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं. Traditionally, the 14 lines of a sonnet consist of an octave or 2 quatrains making up stanza of 8 lines. यानी 4 लाइन के 2 स्टैंजाज होंगे या फिर 8 लाइन का एक स्टैंजा होगा जिसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं. ठीक है. एंड अ सेस्टेट, यानी 6 लाइन की एक कविता होगी, 2 पार्ट में होगा ये, 8 लाइन एंड 6 लाइन. सो 8 6 14. सो वी हैव 14 लाइन्स हियर. Sonnets generally use a meter of iambic pentameter. आप लोग जब मीटर पढ़ेंगे, स्कैनसन पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे जो 5 मीटर की कविता होती है उसे हम iambic pentameter कहते हैं. एंड फॉलो अ सेट राइम स्कीम. इसमें एक राइम स्कीम होता है. राइम स्कीम यानी जो मैंने राइम बताया अभी, तो कैसे मिलता है ये? द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच इटसेल्फ ड्राइव्स फ्रॉम सुओनो मीनिंग अ साउंड. यानी सोनेट का असली मीनिंग है आवाज. ठीक है. तो हम लोग इसमें राइमिंग स्कीम देखते हैं, वो कैसे होगी हम लोग देखेंगे. इसके काइंड्स जो होते हैं मुख्यतः ये 4 होते हैं, जिसमें 2 बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है कविताएं. देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोनेट्स. फर्स्ट इज पेट्रार्कन, जिसे लिखना शुरू किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने. शेक्सपियरियन, जिसे हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा जानते हैं. स्पेंसरियन, एडमंड स्पेंसर ने इसको लिखना शुरू किया था. मिल्टॉनिक, जॉन मिल्टन ने लिखा. तो दीज आर सम ऑफ द काइंड्स. सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेट्रार्कन सोनेट, जो कि इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पेट्रार्क इटालियन था. तो द पेट्रार्कन सोनेट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क, अ लिरिकल पोएट ऑफ 14th सेंचुरी इटली. चूंकि उस समय इटली में 14th सेंचुरी में इसको लिखा गया था पेट्रार्क के द्वारा. Petrarch did not invent the poetic form that bears his name. They have 14 lines divided into 2 subgroups, an octave and a sestet.
तो इसमें क्या है कि पेट्रार्क डिड नॉट इन्वेंट द पोइटिक फॉर्म, उसने पोइटिक फॉर्म को इन्वेंट नहीं किया, दैट बियर्स हिज नेम, जिसके साथ उसका नाम लिया था, बल्कि दे हैव 14 लाइन्स, उसमें 14 लाइन होती हैं, डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, 2 भाग में बटा होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, जैसा कि मैंने बताया 8 और 6 लाइन। द ऑक्टेव फॉलोज अ राइम स्कीम, इसमें राइम स्कीम क्या होता है, ए बी बी ए, यानी पहला लाइन अगर है ए और चौथा लाइन है ए, तो दोनों की आवाज, अंतिम शब्द जो होगा उसकी आवाजें मिलेंगी, और दूसरा और तीसरा यानी बी बी, इसकी आवाजें मिलेंगी। ठीक उसी प्रकार 2 ए हो गया, यानी 4 4 8 लाइन हो गया, ए बी बी ए बी बी ए, तो 8 लाइन। द सेस्टेट फॉलोज वन ऑफ 2 राइम स्कीम्स, 2 प्रकार की राइम स्कीम इसमें देखने को मिलती है, इधर सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, यानी सी डी ई के फॉर्म में होगा, 6 लाइन हो गया, और सी डी सी, यानी सी जो है यानी पहला लाइन जो होगा वो चौथे लाइन से राइम करेगा, उसी तरीके से सी डी सी, ठीक है, इस तरीके के राइमिंग स्कीम होते हैं। नाउ वी हैव इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। द इंग्लिश पोएट थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द 16th सेंचुरी, यानी टॉमस वाइट नामक कवि ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार 16वीं शताब्दी के दौरान, जिसको ट्रांसलेट करके, बाय ट्रांसलेटिंग द वर्क्स ऑफ पेट्रार्क, उन्होंने क्या किया, पेट्रार्क की लिखी हुई कविताओं को पहले ट्रांसलेट किया। ठीक है, वाइट्स कंटेम्प्रेरी, उन्हीं के समकालीन एक कवि और थे, द अर्ल ऑफ सरे, देन मेड इनोवेशंस टू द फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम, उन्होंने एक नया इनोवेशन किया और इंट्रोड्यूस किया एक न्यू स्ट्रक्चर और न्यू राइम स्कीम, विच बिकेम द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश सोनेट, जो कि बाद में इंग्लिश सोनेट के नाम से और इसकी विशेषता भी हो गई। द 14 लाइन्स आर ऑल रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो 14 लाइन होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, जो कि 5 मीटर की कविता कहलाती है, एंड आर टेकन अप बाय 3 क्वार्टरेंस, इसमें 4 लाइन की 3 स्टैंजाज होते हैं, और फॉलोड बाय अ 2 लाइन कपलेट, जिसमें 2 लाइन की एक कविता अंत में होती है, यानी 2 लाइन का स्टैंजा अंतिम में होता है, इसको हम लोग कपलेट कहते हैं। द लाइन्स फॉलो द राइम स्कीम ए बी, सी डी ई एफ जी जी, यानी ए बी ये राइमिंग स्कीम है, सी डी ई एफ जी जी। आप देख रहे हैं पहला यानी ए कहां पर है, पहला 1 2 3, तीसरे पर, फिर बी जो है वो किससे राइम करेगा, ए वाले के बाद यानी बी से। तो इसी प्रकार का सी देख रहे हैं, पहला लाइन यानी सी जो होगा वो सी के साथ फॉलो करता है, डी है वो डी के साथ, ई है वो ई के साथ, एफ है एफ के साथ, जो जहां जहां लिखा हुआ है उसके अनुसार उस लाइन का राइमिंग जो है उस लाइन के साथ होगा, और जी जी दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों का एक ही राइमिंग स्कीम होता है, अंतिम जो कपलेट होता है। ठीक है, अ शेक्सपियरियन सोनेट इज अ वेरिएशन ऑन द इटालियन सोनेट ट्रेडिशन, इटालियन सोनेट ट्रेडिशन का ही एक प्रकार से वेरिएशन है, उसी का एक प्रकार है, जिसमें उसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट हुआ करता था, इसमें क्वार्टरेंस होते हैं और कपलेट होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, यानी 8 और 6 14, ये वो इटालियन हो गया, और 4 तिहाई 12 यानी 4 लाइन की 3 स्टैंजाज और 2 कपलेट, ओके, तो 14। द फॉर्म इवॉल्व इन इंग्लैंड ड्यूरिंग एंड अराउंड द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एरा के दौरान ये जो है फॉर्म इवॉल्व हुआ। These sonnets are sometimes referred to as Elizabethan sonnets और English sonnets, इन्हें Elizabethan sonnets भी कहते हैं और English sonnets भी कहते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर में लिखा है English sonnet और Shakespearean sonnet. Okay, now we have 2 more, Spenserian sonnet and Miltonic sonnets. A Spenserian sonnet is a variation on the Shakespearean sonnet, ये Shakespearean sonnet का एक variation है विथ अ मोर चैलेंजिंग राइमिंग स्कीम, इसका राइमिंग स्कीम थोड़ा अजीब है, ए बी सी डी ई, और मिल्टॉनिक सोनेट जो होता है आर एन इवोल्यूशन ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, ये भी उसी के इवोल्यूशन से बना है। दे ऑफन एग्जामिन एन इंटरनल स्ट्रगल, जिसमें आंतरिक स्ट्रगल को दिखाया जाता है, संघर्ष को दिखाया जाता है, और कन्फ्लिक्ट रादर देन थीम्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इस सांसारिक जीवन को न दिखाते हुए
एंड समटाइम्स दे वुड स्ट्रेच बियॉन्ड ट्रेडिशनल लिमिट्स और राइम और लेंथ, और कभी कभी ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है, मटेरियल वर्ड से, और समटाइम्स दे वुड स्ट्रेच बियॉन्ड ट्रेडिशनल लिमिट्स, और जो भी लिमिट्स हैं यानी कि जो ट्रेडिशन चला रहा है सोनेट का उससे ऊपर उठ कर लिखता है ये, ऑन राइम और लेंथ, इसके राइम और लेंथ में यह बिल्कुल अलग हो जाता है. सो दीज आर टू मोर सोनेट्स, स्पेंसेरियन एंड मिल्टॉनिक. So dear students, thanks a lot for watching. Like, share and subscribe my channel and help me to grow, and I'll be helping you a lot. Thanks a lot. Have a good day.